क्या होगा अगर ऐसा मैट डीमन जो अपने समय में सभी ग्रेट क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया हो, लेकिन किसी तरह से सील होने के बाद जब वो अपना आंखें खोलता है तो 3000 साल बाद जाता है एक ऐसी दुनिया में जहाँ सारे यूनिवर्स के बीइंग को रैंक में बांटा गया और जहाँ पृथ्वी का लेवल सिर्फ 0 बच गया हो। जब एसेंट काल का वॉरियर एलियन रेस वॉरियर से लड़ेगा तो क्या होगा, तो ये सब जानने के लिए हमें इस कहानी को पूरा देखना होगा। चलिए फिर इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है और हमें बताया जाता है कि एशियन टाइम से मार्शल आर्ट की दुनिया में चली आ रही एक कहानी के हिसाब से एक ऐसी मास्टर कंसोल जिसने दुनिया की सारी सच्चाई को समझ लिया था, जो दुनिया के शिखर तक पहुंचने की कगार पे खड़ा था। उसकी सोल ऐसे शख्स की तलाश करती है जो उसकी उस ग्रेट इच्छा को पूरा कर सके जिसे वो खुद पूरा नहीं कर पाया। फिर वो उस शख्स को मार्गदर्शन करके उसके पावर को शिखर तक पहुँचाता है। मुझे एक समय में ये एक बेतुकी कहानी लगती थी, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है। और ये फायर ड्रैगन क्लैन के अगले गिल्ड मास्टर जावुन वेक होते हैं। वहाँ पे एक कत्लेआम चालू होता है और कहता क्यों, और ये 12 मास्टर में से एक शॉर्ट स्पीड का रूप लेने वाला म्योगडान है जो कहता तुमने ना जाने कितनी वॉरियर की हत्या की है, इसलिए आज मैं तुम्हें यहीं पे मार डालूंगा और इन जमीन में अराजकता फैलाने के लिए। लेकिन तभी एक शख्स उस पर अटैक करते हुए आगे और बढ़ता है जो और कोई नहीं जावुन वेक होता है, जो कहता है उस कहानी में बताई हुई सोल ने मुझे चुना है, हम इस दुनिया के टॉप पर हैं। हाँ, सब कुछ ऐसा ही होना चाहिए था, तो फिर अब तुम मेरा मार्गदर्शन क्यों नहीं करते। तभी एक शख्स कहता है माय लॉर्ड, और ये फायर ड्रैगन क्लैन के फॉर्मर क्लैन लीडर और ब्लड डीमन सेक्ट का अभी का लीडर जुवन बेक होता है। कहता आखिरकार मुझे सफलता मिल गई, प्लीज इस सब्जेक्ट पे एक नजर डालिए। वो पहला इंसान है जो इमोर्टल बॉडी और सोल वाले एक्सपेरिमेंट के बाद भी जिंदा बच गया। हमने तो उसका चेहरा किसी मॉन्स्टर की तरह होता है जो कहता है मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। यही हमारे कहानी के एमसी होता है जो कहता है मुझे और मेरे फैमिली को बर्बाद करने के लिए। लेकिन वो शख्स उसके रस्सी को खींचते हुए कहता चुप रहो, तुम नीच कमीना, तुम्हें मुंह खोलने की इजाजत किसने दी। देखिए माय लॉर्ड, बाकी सब्जेक्ट में यूज किए गए लोगों के अलग ये तो बोल भी सकता है, इसके अलावा हफ्तों तक एक बूंद पानी या एक दाने अनाज के बिना जिंदा भी रह सकता है। जावुन कहता बहुत हुआ, मैंने 10 को तक इंतजार किया है, तुमने जो कुछ बनाया वो एक घिनौनी चीज के अलावा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हारे जैसे बेवकूफ के पहुंच से परे था। वो शख्स कहता नहीं माय लॉर्ड, अगर आप हमें थोड़ा और समय दे दे हम इमोर्टल बॉडी और सोल को जरूर पूरा कर पाएंगे। लेकिन जोवन कुछ भी नहीं कहता, जिसे वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। उस लिक्विड को पीते हुए कहता क्या मेरे हाथ अपने आप ही हिल रहे हैं, और वो बॉडी उसके हाथ से छूट जाता है। उसके बॉडी में रिएक्शन होने लगता है। कहता मेरा बॉडी प्लीज मुझे बख्श दीजिए मेरे लॉर्ड, मेरे लॉर्ड। जुवन काफी जख्मी होता है। कहता तुम मुझे अब जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, मुझे पता है कि तुम अभी भी मेरे अंदर ही हो, तुमने मुझे इमोर्टल की मार्शल आर्ट सिखाए, इमोर्टल बॉडी इमोर्टल सोल। तभी वो सोल कहता तुम पहले की तरह बेवकूफ हो जावुन बेक, इमोर्टल बॉडी और इमोर्टल सोल पहले ही पूरा हो चुका है। तभी हमारा एमसी उस पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन जावुन अपनी एनर्जी से उसे पकड़ लेता है। कहता नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या तुमने इस लड़के को मेरी जगह लेने के लिए चुना है। एमसी कहता मैं तुम्हें कर्ज देता हूँ, कब्र के पड़े से भी, नर्क की गहराई से भी। जावुन कहता है मैंने तुम्हारी जगह तुम्हारी ग्रेट इच्छा को पूरा की, फिर भी तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत किया। और सोल कहता तुम कहते हो कि तुमने ग्रेट सोल को हासिल कर लिया, अफसोस की बात है तुम अभी भी सच्चाई से अनजान हो। तो फिर मैं तुम्हें वो सच्चाई दिखाता हूँ जिसे तुम समझ नहीं पा रहे हो। हम वहाँ पे एक सेलेस्टियल बीइंग को देखते हैं जिसे जुवन वहीं पे गिर जाता है। काफी हैरान कहता है क्या ये सच्चाई है, क्या मैं इतना छोटा बीइंग हूँ। एमसी उसे वहीं पे जान से मार देता है। सोल कहता है क्या तुम इस दुनिया से नफरत करते हो जिसने तुमसे तुम्हारी फैमिली को छीन लिया, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें इसका सोल्यूशन दूंगा। और वहाँ से रेड एनर्जी निकलने लगता है जिससे वहाँ के गार्ड कहते ये सब क्या है माय लॉर्ड, उसे तुरंत हटाओ। सोल कहता इसके बदले तुम्हें इस दुनिया में ना जाने कितने पावरफुल वॉरियर को हराना होगा और उनकी पावर को अपनी पावर बनाना होगा और अपने से ऊपर किसी को भी नहीं रहने देना होगा। जब वो दिन आएगा तब हम एक बार फिर से दुनिया के शिखर तक पहुँचने का मकसद रखेंगे। फिर हम एक घर का सीन देखकर एक कहता तो मैं चलता हूँ, बच्चे कहते फादर प्लीज अपना ध्यान रखना। और वो वहाँ से आगे और बढ़ते हुए एक घर की तरफ जाता है। वहाँ का डोर खोलते हुए आगे और बढ़ता है तो वहाँ पे हम कुछ लोगों को देखते हैं। वो कहता है इसे बीते एक अरसा हो गया। ये फर्स्ट किंग बे यूक होता है जो कहता है तुम ये बात दोबारा कह सकते हो बुढ़ाओ। और ये नॉर्थ के एम्प्रेस सो हुई जिन होती है जो मन में कहती है क्या उन्होंने उस बुढ़ाओ आदमी को भी बुला लिया था। ये सालन टेम्पल के चीफ मॉन्क हेयोन होते हैं। बुढ़ाओ कहता है मैं मोरयुक बैंक फायर क्लैन का लीडर सम्मानित स्वॉर्ड एम्परर को ग्रीटिंग करता हूँ, क्या आप ठीक है। स्वॉर्ड एम्परर कहता है ये बेकार की बातें बंद करो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मार्शल आर्ट के एरिया को छोड़ने के तुरंत बाद मैं तुम लोगों को द्वारा मेरे आसपास लगाए हुए जासूस को नोटिस नहीं किया था। तो जल्दी करो और मुझे बताओ कि तुमने एक रिटायर हो चुके बुरे आदमी को इस मामले में क्यों घसीटा है। मोरियोंग कहता है ठीक है मुझे पता है कि मैं कितना बेशरम लग रहा हूँ कि, लेकिन मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। मुडांग जोंग नाम और हवासान जैसे प्रतिष्ठा क्लैन उन सभी को एक ही एंटिटी ने बर्बाद कर दिया। उनके मकसद या पहचान के बारे में कुछ भी नहीं पता
है, लेकिन गवाहों का कहना है उसके लड़ने का तरीका एक पागल डीमन जैसा है, इसी वजह से उसे मैड डीमन का नाम मिला है। और आज हम इस पागलपन का यही अंत करेंगे। एक शख्स उसी घर की तरफ आगे बढ़ता है और वहाँ पे धमाके होते हैं और ये एमसी होता है जो कहता है पावरफुल एनर्जी के निशान का पीछा करते हुए मुझे उस जगह ले आया जिसकी मुझे बहुत ही याद आती थी। तो इस समय के 5 सुप्रीम मास्टर एक ही जगह इकट्ठा हो गए हैं। लगता है इसका मतलब है कि तुम सब मेरा इंतजार कर रहे थे। शॉर्ट एम्परर कहता मैड डीमन, लगता है ये नाम उसे यूं ही नहीं दे दिया गया है, ऐसा लगता है जैसे मैं गॉड ऑफ डेथ के सामने खड़ा हूँ। और उससे कहता तुम अकेले हो और अपने शॉर्ट को निकालने लगता है और कहता है इस बुढ़ाऊ शख्स को अपनी शॉर्ट फिर से उठाने का एक कारण दो। लेकिन एमसी कुछ बोलता नहीं। शॉर्ट एम्परर कहता है हेवनली डांस। पलक झपकती एमसी के पास पहुंच जाता, अपने शॉर्ट से अटैक करते हुए कहता है सिंगल ब्लो ऑफ द हेवन और मल्टीपल अटैक करते हुए आगे की ओर बढ़ता है और अपने शॉर्ट को दोबारा अंदर कर रखता है। हम वहाँ पे कहते हुए हाथ को देखते हैं। बेया कहता बुढ़ाओ तुम उस पर थोड़ी नरमी बरतनी चाहिए थी, ये बहुत ही उबाऊ था। एक कहता देखो मैंने तुमसे कहा था मैड डीमन वाली पूरी बात महज एक बड़ा चढ़ाकर बताई गई अफवाह है। बेया कहता ये कैसी रिएक्शन है, क्योंकि एमसी कहता ये तो मेरी उम्मीद से बेहतर है। वो सभी देख के अपने सामने काफी हैरान होते हैं क्योंकि एमसी का हाथ अपने आप ही जुड़ने लगता है और बेया कहते आखिर ये दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि एमसी का पूरा बॉडी अपने आप ही जुड़ना शुरू हो जाता है। बेया कहता ये तो एक भयानक सपना ही होगा। मुड़ियोंग मन में कहता क्या ऐसा हो सकता है, वो लेजेंडरी मार्शल आर्ट जो तुम्हें इमोर्टल बना देती है, आर्ट ऑफ इमोर्टल फ्लैश एंड सोल, तो क्या ये सच में मौजूद था। एमसी कहता लाजवाब, मुझे लगता है कि अब मेरी बारी है। बेया कहता ओल्ड मैन तुम क्या कर रहे हो, उस मॉन्स्टर से दूर हटो। एमसी कहता बुढ़ाओ के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे उसके साथ पहले ही काफी मजा आ चुका है, क्योंकि शॉर्ट एम्परर का काम वहीं पे तमाम हो जाता है, वो मारा जाता है। एमसी कहता अब अगला कौन है। सोरयोन कहती है मुड़योंग अपना ध्यान लगाओ, फायर ड्रैगन क्लैन के लीडर होने के नाते क्या तुम्हें अभी अभी हुई घटना के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मुड़यांग कहता मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन मुझे याद है कि मैंने एशियन किताब में कुछ ऐसा ही पढ़ा था। शॉर्ट एम्परर की मौत को देखकर बेयू काफी सन हो जाता है। मुड़यांग कहता है ये विस्फोट पावर मुझे मत बताना, रुको बेई मत करो। बेई कहता कमीने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और एमसी के पास पहुंचते हुए कहता मैं तुम्हें मार डालूंगा। एमसी कहता तुम्हें फर्स्ट किंग माना होगा है ना। बेई एक्सप्लोसिव फिस्ट से अटैक कर देता जिससे वहाँ की जमीन के टुकड़े टुकड़े हो रहे होते हैं। इस अटैक से एमसी के शकल का कंकाल दिखने लगता, लेकिन फिर भी कहता इसे जारी रखो, हम इस अटैक को दूर से भी देख सकते हैं। और वो अटैक उस मैंशन को चीरते हुए बाहर की ओर आता है। मुड़यांग कहता तो ये है फर्स्ट किंग की पावर, इतनी लाजवाब पावर है, हालांकि इस तरह से हम उसे कभी नहीं हरा पाएंगे। भाई मन में कहता नामुमकिन, उसने मेरे विस्फोट पंच की पावर को सीधे झेल लिया, फिर भी उसकी एनर्जी और भी मजबूत होती जा रही है। एमसी कहता मुझे तुम्हारी मार्शल आर्ट की तारीफ करनी पड़ेगी, तुम्हारी मार्शल आर्ट सच में इम्प्रेसिव थी। फर्स्ट किंग बायूक, ठीक है तो मैं इसे ले लूंगा। इसे बाई हैरान से कहता नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो मेरी एनर्जी है। एमसी भी उसके विस्फोटक फिश से अटैक कर देता है। भाई कहता नहीं नहीं हायोन, क्योंकि मोंग उसके अटैक से बचा लेता है। एमसी कहता है अभी तुम्हारी बारी नहीं आई है। मोंग कहता है अपनी औकात को जानो लड़के। एमसी हंसते हुए कहते इतनी बड़ी बड़ी बात करने के बावजूद तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। भाई कहता मुझे माफ करना, काश मैं ऐसा ना किया होता। मोंग कहता ऐसा मत कहो, अगर तुमने तब कुछ नहीं किया होता तो मैं करता। इस मॉन्स्टर का काम तमाम करने के बाद हम छोटी मोटी चीजों से निपट लेंगे। इससे हमारा एमसी सोचने लगता है और कहता है एक ऐसी बॉडी जो मुक्केबाजी के बादशाह की मार्शल आर्ट का सामना कर सके, तुम्हारा बॉडी जरूर इंडेस्ट्रक्टिबल बॉडी टेक्निक यूज कर रहा होगा। कहती है कोई मौका नहीं है। आइज ऑफ द शॉर्ट सी पीछे से आके एमसी पे अटैक कर देते, जिससे एमसी का बॉडी जमने लगता है। एमसी का हाथ मोंग तक पहुंच जाता है और वो कहता है क्या ये लेजेंडरी मार्शल आर्ट आइस पैलेस द नॉर्दर्न सी का है। वो कहती चुप हो जा मॉन्स्टर। एमसी कहता है कितना ठंडा, मेरी हड्डी तक जम गई है, इसलिए तो तुम पांचों सुप्रीम मास्टर माने जाते हो। ऐसे मार्शल आर्ट जो एनलाइटमेंट तक पहुंच चुकी हो, मैं सच में इसकी तारीफ करता हूँ। मुड़यांग कहता ये जानकर खुशी हुई कि तुम्हें ये पसंद आया, तो फिर मुझे इजाजत दो, मैं फायर ड्रैगन क्लैन का लीडर में अपना मार्शल आर्ट दिखाना चाहता हूँ। और जाके एमसी पे स्लैश लगाता है, जिससे एमसी को कुछ भी नहीं होता, एमसी को कुछ समझ में नहीं आता। कहता बस इतना ही है। मुड़यांग कहता तुम अनंत काल तक अंधेरे में फंसे रहे हो। एमसी भी कहता तुम हो क्या, और वो उसको बॉडी के बाइंड करने लगता है, जिससे कहता ये क्या है, तुमने मेरे साथ क्या किया। डेविड मेरे पूरे बॉडी की ताकत कम होने लगी है। वो जबरदस्त चीख मार होता है, सभी मास्टर उसे ही देख रहे होते हैं। मुड़यांग उसे सील करके रख देता है। मोंग कहता मुड़यांग मैं अपनी पूरी जिंदगी में यहाँ तक कि बुढ़ापे में भी इस तरह की मार्शल आर्ट कभी नहीं देखा, ये क्या था। मुड़यांग कहता ये एक सीक्रेट आर्टिफैक्ट है जो फायर ड्रैगन क्लैन के लीडर को पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपा जाता है। इसे डीमन सीलिंग शॉट कहा जाता है। कहा जाता है कि जो भी इसके धात से काटा जाए वो हमेशा के लिए अंधकार में फंस जाता है, लेकिन इसे सच में यूज किए जाने का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए हमें ये पक्का नहीं पता कि इसका असर कितने समय तक रहेगा। और इसी तरह हम देखते हैं 3000 साल बीत जाते हैं और अर्थ काफी एडवांस हो चुका होता है। और बताया जाता साल 2600 में प्लेनेट GSP सेक्टर 3 एक टहलों में अर्थ का PR टीम का मार्क हो, कुछ चीजें आसानी से
टूट ही जा सकती है, इसलिए हर समय सावधान रहे। एक कहता क्या तुम अकेली एडवांस टीम से यहाँ पे जांच करने आए हो? मार्क कहता नहीं, एक और है तो हम दोनों हैं। अरे वो तो वहाँ पे है। ये अर्थ पब्लिक रिलेशन टीम मार्क होता है जो मन में कहता है। वो बिना कुछ बोले इधर उधर क्यों भटक रही है? ये अर्थ पब्लिक रिलेशन टीम लीडर रीना होती है जो कहती है आखिरकार मैं इस कमबख्त प्लेनेट पे पहुंच ही गई। मार्क कहता हेलो टीम लीडर रीना। रीना कहते तुम्हें इतनी खुशी किस बात से हुई? ऐसा तो नहीं है कि तुम यहाँ पे वेकेशन मनाने आए हो। मार्क कहता जब तक लीडर नहीं बदल जाता तब तक करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। मार्क कहता जब तक मेन टीम नहीं पहुँच जाता तब तक करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए लगभग छुट्टी के जैसा ही है। रीना कहती वाओ तुम तो बहुत ही साहसी हो। मार्क कहता वैसे रीना मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम जीएस टीम में शामिल होने के लिए अपनी मर्जी से आगे आओगे। ये मेरे लिए सच में बहुत ही बड़ा सरप्राइजिंग था। रीना कहती है क्यों? मार्क कहता क्योंकि ये तो बहुत ही दिलचस्प है कि कोई शख्स जो एलियन को पसंद नहीं करता वो बिना किसी झिझक के उस जगह पे जाएगी जहाँ इस गैलेक्सी के सबसे ज्यादा एलियंस मौजूद है। अर्थ पर तुम उनसे नजर मिलाने से भी डरते। रीना कहती इधर उधर देखना बंद करो, यहाँ होने से खतरा कम नहीं हो जाता। मार्क कहता रहने भी दो, अब हालात अलग है। पूरे टूर्नामेंट में सभी क्रिएचर को बराबर माना जाता है। रीना कहती क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो भी ऐसा सोचते हैं तुम्हारे जैसे भोले दिमाग के साथ? मार्क कहता देखो और हंसने लगता है। रीना कहती छोड़ो बस एक्सिबिशन हॉल में दोबारा जाओ। मार्क कहता क्या लेकिन क्यों? रीना कहती तुम्हारा पेट बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्या तुम सच में उन घिनौने संतियों से ऐसी बातें सुनना चाहते हो? मार्क घबराते हुए कहता रीना इस तरह की बातें कहना खतरनाक है, भले ही हम बराबरी के माने जाते हैं। रीना कहती नहीं ये खतरनाक है क्योंकि हम बराबर नहीं है। तुम्हारे जैसे भोले वाले इंसान को भला क्या समझ में आएगा? तब एक कहता नहीं ये उनके एलियन होने के बारे में नहीं है, किसी को भी घिनौना कहना। तभी एक शख्स कहता अवश्य होना चाहिए। दूसरा कहता क्या? रीना कहती यहीं पे हम उठ खड़े होंगे और सच में उनके साथ बराबरी के पायदान पे खड़े होंगे। मार्क कहता क्या ये जगह जीएसपी टूर्नामेंट स्टेडियम और ये सेक्टर 3 का स्टेडियम होता है। जहाँ एक एलियन अनाउंसर कहता है यूनिवर्स के कोने कोने से आए सभी लोगों का स्वागत है। आप यहाँ यूनिवर्स के सबसे बड़े उत्सव को देखने आए हैं जो हर 100 साल में एक ही बार आयोजित होता है। एक ऐसा मंच जो सभ्यता के एक ही मंच में अपनी रैंकिंग में जबरदस्त उछाल लगाने का मौका देता है। जीएसपी टूर्नामेंट में आप सभी का स्वागत है। मार्क कहता आप लोग टूर्नामेंट देखने आए हैं तो जब मैंने कहा कि यहाँ पे मजे करने आए हैं तो आपने मुझे क्यों परेशान किया? रीना कहती है मैं उनकी कमजोरी को एनालाइज करने आई हूँ। मार्क मन में कहता वो आखिर बोल क्या रही है? अनाउंसर कहता आज के मैच में 972 रैंक की वाली सभ्यता इफ्रिटी की ओर से मुकाबला करने आ रहे हैं फायर और उनका मुकाबला करने वाला खिलाड़ी है 9630वीं रैंक की वाली सभ्यता प्लेनेट पिगलो की ओर से पेनोन। इस मुकाबला में कौन जीतेगा? अब 6 ग्रुप की शुरुआत मुकाबला शुरू होने वाला है और हम एक्सिबिशन हॉल सेक्टर 3 के देखते हैं। यहाँ पे एक कहता चलो इसे हम समेटते हैं और चलते हैं। दूसरा कहता ठीक है। हम वहाँ पे एमसी के स्टेचू को भी देखते हैं। वो शख्स वहीं पे खड़ा हो जाता है जिसे दूसरा कहता तुम वहाँ पे क्यों खड़े हो, चलो चले। दूसरा कहता क्या तुमने अभी कुछ सुना नहीं? पहला कहता बस तुम्हारी बकवास सुनने की आवाज। वो कहता क्या मुझे कुछ गलत सुनाई दे रहा है? और हम देखते एमसी स्टेचू से आजाद होना शुरू हो जाता है। हमें बताया जाता है पृथ्वी से 5 लाख लाइट ईयर्स दूर जीएसपी प्लेनेट। यहाँ पे 100 साल में यूनिवर्स के अलग अलग सभ्यता एक साथ इकट्ठा होती है और एक बैटल टूर्नामेंट में हिस्सा लेती है। कहा जाता है कि जो सभ्यता इस टूर्नामेंट को जीत लेता है उन्हें यूनिवर्स के सभी रहस्य और सच्चाई का इनलाइटमेंट प्राप्त होता है और वो बीमारी, भूख, वॉर जैसे सभी नेगेटिव पावर से पूरी तरह से आजाद हो जाते हैं। हमारी गौरवशाली यूनाइटेड अर्थ की सरकार GUE इस साल के टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए आधिकारिक रूप से क्वालिफाई कर लिया है। इस टूर्नामेंट में GUE की ओर से अर्थ का सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर नाम से मशहूर एक प्लेयर हिस्सा लेगा। हमें पूरा यकीन है कि फाइनल तक पहुंचना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी, शायद वो टूर्नामेंट को भी जीत ले। अनाउंसर कहते जैसा कि उम्मीद था ये तो लिविंग फ्लेम कहलाए जाने वाले बीइंग हैं। जैसे ही रजिस्ट्रेशन को हटाई गई पूरा अरीना भयंकर गर्मी से भर गया। पेरन हाफते हुए कहता ये तो हद से ज्यादा गर्म है। वो फेरी कमीना। अग्नि हंसते हुए कहता मैं तुम्हें जला के राख कर दूंगा। सभी उसके नाम के नारा लगाने लगाते अग्नि अग्नि, मैंने अपना सारा चीज तुम पे दाव पे लगाता हूँ, उसे दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या है। अनाउंसर कहता दर्शकों की उत्साह अग्नि की स्किल जितना ही जोशीला है। अग्नि की पॉपुलैरिटी तो आसमान छू रही है और अभी भी सभी उसके नाम के नारे लगा रहे होते हैं। पेरन उनको इससे अच्छा नहीं लगता और वो काफी ज्यादा हाफ रहा होता है। अग्नि कहता क्या बात है, मेरे सामने अपना ध्यान भटकाने की हिम्मत कैसे की? वो अटैक पेरन के काफी पास पहुंच जाता है। हम वहाँ पे एक फायर अटैक को देखते हैं। अनाउंसर कहता वाओ अग्नि की फायर ब्रेड जो सबसे स्ट्रॉन्ग कवच तक को भी पिघला सकती है, अब वो इसी को ही यूज कर रहा है। अग्नि की ताकत तो लेवल 1 सभ्यता की पहुंच से भी कहीं आगे है। अग्नि चीखते हुए कहता देखो मेरे फायर पावर का कमाल, तुम कमीने। मार्क कहता हम उस जैसे मॉन्स्टर से कैसे लड़ेंगे? क्या तुम अभी भी उनकी कमजोरी की तलाश जारी रखोगे? मेरा मतलब ये तो बहुत ही बेकार लगता है। रीना कहती है खैर तुम सही कहते हो। मार्क कहता मैं यही तो कह रहा, हम अभी भी अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। रीना कहती नहीं मैं ऐसा नहीं कहूंगी, मुझे इस बात का बहुत ही बुरा लग रहा है लेकिन मैंने इससे कुछ जरूरी सीख लिया। इस स्टेडियम में लेवल 3 या उससे ऊपर के कोई भी एलियन मौजूद नहीं है और वो सभी मैच पे
ध्यान लगा रहे हैं। ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जहाँ पे पूरी प्रजाति का किस्मत बदल सकता है, इसलिए मैंने सोचा कि शायद वो अलग तरह से बिहेव करेंगे। लेकिन लगता है कि हमारे जैसे लेवल 1 की सभ्यता के लोग पर उनका तो ध्यान ही नहीं है, तो फिर हम उनकी इसी घमंड का फायदा उठाएंगे। मार्क, अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई है तो उनकी कमजोरी को ढूंढने का काम जारी रखो। मार्क कहता लेकिन हम तो PR टीम है, तो फिर हम ये सब क्यों कर रहे हैं? तभी एक छोटी बच्ची कहती पैनन तुम हार नहीं सकते, तुम ये कर सकते हो पैनन। मार्क उसे देखते मन में कहता क्या वो पिगलू का बच्चा नहीं है? माफ करना लेकिन तुम्हारी सिविलाइजेशन के मुकाबले में किस्मत बहुत ही खराब रही। तुम्हारे ओपोनेंट लेवल 3 की सिविलाइजेशन में से सबसे ऊपर लेवल वालों में से है। दूसरा बच्चा कहता फिल्म की तेज गर्मी अब शांत हो गई है, लेकिन पैनन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। उस मुकाबला को खत्म कर दो। वो कीड़ा पहले ही राख में बदलकर हवा के साथ उड़ गया है। मार्क मन में कहता नहीं, यहाँ आसपास एक खतरनाक चीज है, मुझे रीना को बताना होगा ताकि हम यहाँ से निकल सके। वो बच्ची कहती है तुम पेन के बारे में तुम्हारे पास जरा सी भी जानकारी नहीं है, फिर भी तुम्हें इस तरह बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे करते हो? वो बच्चा कहता है ये तो मजाक है, छोटे से बच्चे में जरा सा भी तमीज नहीं है, बिल्कुल वैसे है जैसे किसी नीच प्राणी से उम्मीद की जाती है। वो बच्चे कहते तुम कैसे तुझ कह रहे हो, तुम भी बच्ची ही हो। मार्क कहता रीना मैंने कहा चलो यहाँ से चलते हैं, हम किसी और मुसीबत में फंस सकते हैं। तो वो बच्चा कहता तुमने अभी मुझे क्या कहा? नन्हे पिगलो क्या तुम कुछ मजेदार जानना चाहते हो मेरे प्लेनेट पर? वो बड़ा हो जाता कहता मुझे बिल्कुल एक नॉर्मल शख्स माना जाता है। मार्क कहता देखो हम सच में खतरे में हैं, जिसे रीना का ध्यान उस पे जाता है। हम देखते वो छोटा सा बच्चा बिल्कुल हट्टा कट्टा बन चुका होता है जो कहता है लेकिन मुझ जैसे ऑर्डिनरी शख्स के लिए भी ये पिक्सी प्लेनेट का सिविलियंस जिनका रैंक 1300 नंबर पर होता है, ये इंजीनियर फिक्सी होता है जो कहता है हमारे प्लेनेट के प्रतिनिधि को मैं सिर्फ 10 सेकंड में आसानी से हरा सकता हूँ। रीना कहती तो तुम इतने कमाल के हो है ना, इसे साबित करने के लिए तुम्हें एक छोटे से बच्चे को परेशान करना पड़ा। फिक्सी कहता क्या? रीना कहती और तुम्हें अपने प्लेनेट पे नॉर्मल माना जाता है, जैसा कि तुम्हारे बातों से पता चलता है कि तुम हार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। मार्क कहता रीना। फिक्सी कहता तुम्हें लो लेवल स्पीसीज को क्या हो गया, क्या डर तुम पे हावी हो गया? मार्क कहता आप मुझे भी इसमें शामिल नहीं करना चाहते है ना? रीना कहती और तुम इसके बारे में क्या करने वाले हो लूजर? फिक्सी कहता तुम पूछते हो कि मैं क्या करने वाला, और वो मार्क को पकड़ लेते जिससे कहता मार्क मुझसे दूर रहो, इससे लगता है कि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। रीना कहती सच में बेवकूफ, तुम अपने टीम लीडर को धोखा देने जा रहे हो। फिक्सी कहता मैं तुम्हें दिखाता हूँ, और पंच मारते हुए कहता मैं बिल्कुल यही करने जा रहा हूँ। तभी उसके पीछे में एक ड्रोन को देखते जो कहता फिक्सी के सिविलियंस मैं तुम्हें रोकने का ऑर्डर देता हूँ। फिक्सी मन में कहता डैम इट आखिर अभी ही क्यों? मार्क कहता है वो। रीना कहती वो बिना इंसान के चलने वाले ड्रोन है जो एरिना के अंदर सेफ्टी का काम करते हैं। हजारों की संख्या में ये एरिना के चारों ओर रहते हैं, वो एरिना के अंदर आखिर क्या कर सकता है? ड्रोन कहता है क्या पिक्सी के सिविलियंस ने आपको किस तरह का नुकसान पहुंचाया है? रीना कहती है हमें नुकसान? उसने हमें सीधे तौर पे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बात बस इतनी सी है कि ये वाला ज्यादा नशे में धुत हो गया कि उसने अचानक ही अपने मांसपेशियों को दिखाना शुरू कर दिया। इससे मेरी भूख थोड़ी कम हो गई, लेकिन कोई बात नहीं। ड्रोन कहता अपने मांसपेशियों को दिखाना, क्या ये सच कह रही है? रीना कहती है ना पिक्सी, तुमने बस अपने उस भारी भरकम शरीर को दिखाया हम जैसे लेवल 1 के सिविलाइजेशन के लिए। माँ सुसाते हुए कहती है तुम पेट्रोल ड्रोन को भी धमकाने की कोशिश क्यों नहीं करते? इससे फिक्सी भड़क जाता, कहता तुम नन्हे कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? मार्क कहता तुम क्या कर रहे हो, तुमने उसे बहुत ही गुस्सा दिला दिया, उसकी आंखें मानो बाहर निकल जाएगी। रीना कहती उसने अभी तक हमें सच में कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है, इसलिए अगर हम उसे सच बता दे तो उसे सिर्फ चेतावनी दे के छोड़ दिया जाएगा, तो बस उसे सजा देने का ये मेरा अपना तरीका है। मार्क कहता ठीक है तो उसे अकेला छोड़ दो, उसे चिढ़ाना बंद करो। ड्रोन कहता फिक्सी के सिविलियंस क्या तुम सच में अपनी उन बेकार मांसपेशियों को इतना दिखावा करना चाहते थे? फिक्सी कहता हाँ मैंने किया, मैं उन्हें दिखाना चाहता था अपने बच्चे वाले रूप में आते हुए। कहता तो मैंने कुछ गलत नहीं किया है ना, बाद में मिलते हैं कीड़े मकोड़े। मार्क कहता बिल्कुल भी नहीं, मैं उसे सपने में भी नहीं देखना चाहता। क्या तुम्हें पता था कि ऐसा होगा? रीना कहती है बिल्कुल। क्या तुम्हें लगा था मैं बिना किसी प्लान के उस तरह की मॉन्स्टर से पंगा लेने की बेवकूफी करूंगा? मार्क कहता मुझे तो बस यही लगा था कि तुम्हें एलियन से नफरत है। वो बच्ची रीना को पकड़ते हुए कहती है अभी मेरी मदद करने के लिए थैंक्स। रीना उसे घूरते हुए कहता किसने कहा कि मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए ये सब किया? यहाँ से चले जाओ, तुम मुझे मैच देखने में परेशान कर रहे हो। मार्क मन में कहता मुझे पता था शायद उसने पहले भी इसी तरह अपना आपा खोई होगी, बिल्कुल अभी की तरह। उसके सिर पे हाथ रखते हुए कहता ठीक है तुमने इस डरावनी लेडी की आवाज तो सुनी ना, जाओ अपने फैमिली के पास वापस जाओ। लेकिन वो बच्ची कहती डरपोक मुझसे दूर रहो, अपने सिर झुकाते हुए वहाँ से जाने लगते। मार्क कहता लेकिन तुम भी तो डरे हुए थे, मैंने क्या गलत किया? रीना कहती है चुप रहो डरपोक, और ऑडियंस कहने लगते तुम लोग क्या कर रहे हो, छिपते रहना बंद करो और लड़ो, और तुम खुद को एक सिविलाइजेशन का प्रतिनिधि कहते हो। अफसर कहता पैनन को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। रीना मन में कहती मुझे इसी की उम्मीद थी, लेकिन हमारे और तीसरा सभ्यता के बीच का अंतर बहुत ही चौंका देने वाला है। अग्नि हंसते हुए कहता मुझे लुक्का छुपी खेले हुए सदियां बीत गई। रीना मन में कहती क्या इंसान के लिए इस तरह के मॉन्स्टर को हराने का कोई तरीका भी है? फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे इंसान महामारी से जूझ रहा होता है और मेडिसिन के टीम में रीना भी होती है। खुद को संभालते हुए कहते नहीं मैं इसे कमजोर विचार नहीं रख सकती। मार्क उसे देखते हुए कहता अभी इसे क्या हो गया? तो
तुम ठीक हो? तुम्हारा बॉडी पूरी तरह से कांप रहा है। रीना कहती है मैं ठीक हूँ, कुछ भी नहीं हुआ है। अभी अनाउंसर कहता है रुको, ये पेनोन है। वो फिल्म के बीच से गुजर रहा और अग्नि के उस हिस्से को निशाना बना रहा है जो उसकी कमजोर करी है। अग्नि अभी भी घुसा रहा होता है और पेनोन उस पर जबरदस्त अटैक कर देता है। अनाउंसर कहते हैं उसके जानलेवा हमले बिल्कुल सही जगह पे जा लगा है। ये अग्नि नाम के पिलर के लिए बहुत ही बड़ा झटका साबित होने वाला है। अग्नि तो बिल्कुल भी नहीं उठ पा रहा। मार्क किसी से फोन पे बात करके घबरा रहा होता और कहता है रीना। रीना कहती क्या मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं ठीक हूँ। मार्क कहता ऐसा नहीं है, मुझे कॉल आया जिसमें बताया गया कि हमारे एक उपकरण में प्रॉब्लम आ गई, हमें तुरंत काम शुरू करना होगा। वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और रीना कहती क्या मैंने तुम्हें आर्टिफैक्ट की दोबारा जांच करने के लिए नहीं कहा था। मार्क कहता लेकिन मैंने क्या, मुझे नहीं पता कि गलती हो सकती थी। रीना कहती मुझे उसी समय समझ जाना चाहिए था जब तुम इतने एक्साइटेड हो गए थे। मार्क कहता लेकिन मैं कसम खाता उनमें से किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हम देखते वहाँ पे फिक्स भी होता जो उन दोनों को आगे बढ़ते हुए देख रहा होता। रीना कहती चलो कम से कम मुझे वो देखने को तो मिलेगा जिसके लिए मैं यहाँ पे आई थी। हम मैच को देखते अनाउंसर कहता आपने भी वही देखा होगा है ना। ओ गॉड मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। किसने सोचा था कि उस मोस्टर को हराया जा सकता है। रीना कहती मुझे पता था कि ये एलियंस इनविंसिबल नहीं है। अभी मार्क के चेहरे पे जबरदस्त पंच पड़ता है। रीना कहती अचानक हवा क्यों चलने लगी। फिर हम एक्सहिबिशन हॉल स्ट्रीट जेट सेक्टर 3 का देखते हैं। यहाँ पर रीना को होश होता है और अपने आंखों खोलती है तो दो पेक्सी प्लेनेट के लोग उन्हें घसीट के ले जा रहे होते हैं। मार्क का हालत काफी खराब होता है जिससे रीना कहती है मार्क जाग जाओ। फिक्सी हंसते हुए कहता तुम जाग रहे थे। दूसरा कहता है क्या तुम इस चीज के बारे में बात कर रहे हो। फिक्सी कहता चिंता मत करो वो अभी भी जिंदा है फिलहाल के लिए। रीना मन में कहती है तो बिल्कुल ही बेकार चीज है। तुम छोटे बदमाश क्या तुम ये सब सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले गुस्सा दिला दिया था। सच में क्या तुम कभी सीखते नहीं। ये प्लेनेट GSP है, पेट्रोल टीम किसी पर पहुँच नहीं वाला होगा। एक फिक्सी कहता है एक आदिम सिविलाइजेशन में इतना अहंकार। इस प्लेनेट के ज्यादातर सिक्योरिटी सिस्टम हमारे टेक्नोलॉजी को यूज करती है और मैंने इस मौजूद में पहले ही सभी को डिसेबल कर दिया है। समझ गए बदमाश कहीं के। गैलेक्टिक अलायंस अब वैसी नहीं रही जैसे पहले हुआ करती थी। तुम्हारे जैसे नीच प्राणी को अंदर आने देना। रीना कहती हमें अंदर आने देना ये तो सरासर दुस्साहस है। हम तो शुरू से इस बेकार अलायंस में शामिल नहीं होना चाहते थे लेकिन तुम जैसे न सन की लोगों ने एक दिन धरती पे आक्रमण कर दिया और उन्होंने हमें इसमें मजबूर कर दिया और स्पेस से लाई गई बीमारी के कारण आज भी अरबों इंसान पीड़ा झेल रहे हैं और मर रहे हैं। फिर भी एक घटिया अलायंस सिविलाइजेशन के बीच दखल न देने की बात किए जा रहे हैं और उसने हमें जरा से भी मदद नहीं दी। ये सब बात सुन के वो दोनों पहले खामोश होते फिर उनके अपने आप ही हंसी छूटने लगते हैं। हंसते हुए कहता तुम्हें पता है तुम सच में अपनी सिविलाइजेशन की इतनी खराब हालात के बारे में ऐसी बात करते हो जैसे ये गर्व करने वाली कोई बात हो। दूसरा हंसते हुए कहता कोई सपोर्ट नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि अलायंस कोई चैरिटी संस्था है? क्या अभी भी कोई ऐसी पिछड़ी हुई सभ्यता है जो इस तरह की बीमारी से जूझ रही है? फिक्सी कहता यार सच कहूँ तो मुझे लगा था कि तुम जैसे जीव सिर्फ म्यूजियम में ही पाए जाते हैं। दूसरा कहता कोई तो यहाँ है। अभी कोई कहता मैं सोच रहा था कि आखिरकार किस ग्रुप ने मुझे अपने कब्जे में लेने की हिम्मत की। हम देखते यार कोई नहीं, हमारा MC होता है जो सील से आजाद हो चुका होता है और कहता है शाओलिन टेम्पल की मार्शल आर्ट की एरिया तो काफी प्रभावशाली है। वैसे क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे घर की सजावट में कुछ ज्यादा ही बदलाव आ गया है? ये इतना भव्य है कि मैं इसे किसी बड़े होटल के निजी कमरे के रूप में गलत समझ सकता हूँ। रीना हैरान कहते देखो क्या ये हमारी लैंग्वेज है? क्या वो भी पृथ्वी से है? एक कहता तुम क्या कह रहे हो? कॉमन भाषा में बात करो बेवकूफ। रीना मन में कहती सही कहा, ये लोग पृथ्वी की भाषा नहीं समझ सकते। MC कहता तुम किस बारे में बड़बड़ा रहे हो? क्या सजावट के बदले और कुछ भी बदला है? रीना मन में कहती नहीं वो तो कॉमन भाषा नहीं बोलता। रुको नहीं ये तो शायद अच्छी बात है। वो भी अर्थ की भाषा में बोलते हुए कहती तुम जल्दी से बाहर जाओ और पेट्रोल टीम को लेके आओ। अलायंस के नियम को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिक्सी रीना को पटक देता और कहता तुम दोनों क्या साजिश रच रहे हो? क्या तुम सच में मरना चाहते हो? MC हंसते हुए कहता मैं समझ गया और फर्स्ट किंग के पावर को यूज करते हुए कहता तो सब कुछ नहीं बदला है और वो दूसरे फिक्सी के पास पहुंच जाता जिससे वो कहता ये क्या है? MC कहता व्हर्लविंड फिस्ट और हम वहाँ पे एक जबरदस्त अटैक को देखते हैं। इस अटैक को देखकर रीना भी देखते ही रह जाते हैं और हम देखते हैं उससे उस फिक्सी का आधा बॉडी तक डिस्ट्रॉय हो जाता है। MC कहता बेवकूफ की तरह यूं ही मत बैठे रहो, समझ रहे हो ना? रीना उससे देखते रहे। MC कहता मुझे बहुत ही कुछ पूछना है इसलिए भागने की कोशिश मत करो, कोशिश भी करोगे तो मारे जाओगे। रीना कहती है बहुत ही कुछ पूछना है मतलब उससे? MC इससे कंफ्यूज नजर आता। रीना कहती है इससे भी ज्यादा जरूरी बात अभी तुमने ये कैसे किया? MC कहता है अगर तुम्हें अपनी जान की परवाह है तो ऐसी लैंग्वेज में बात करो जिसे मैं समझ सकूं। रीना मन में कहती अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी, वो यूनिवर्सल लेवल को नहीं बोल सकता। MC कहता सबसे पहले मुझे बताओ कि हम कहाँ हैं? रीना कहती हम सेक्टर जेड के एक्सहिबिशन हॉल में हैं। MC कहता सेक्टर क्या ये शाओलिन टेम्पल नहीं है? इसमें कोई हैरानी नहीं, उनकी एनर्जी शाओलिन जैसी बिल्कुल भी नहीं है। मतलब इस जगह के देखो वो गंजो बड़ो लोग कभी भी टेम्पल को इतना ज्यादा नहीं सजाएंगे। रीना कहती है तो तुम कौन हो? इससे वो रीना को देखता है, उसे जांचते हुए कहते तुम्हारे बोलने के तरीके और देखने से तो साफ लगता है कि तुम धरती से हो। ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारे पास कोई खास इक्विपमेंट है। तो फिर पहले जो धमाका हुआ था वो क्या था? MC से छिड़ जाता कहते क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ छू रहे
रही हो। रीना उसके हाथों को झटक देती है और कहती है मेरे सवाल को जवाब दो, तुम कौन हो और कहाँ से हो। एमसी कहता तुम पूछते हो कि मैं कौन हूँ, क्या तुम कह रहे हो कि तुम मुझे नहीं जानते। रीना कहती है बिल्कुल भी नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम कौन हो, तुम कोई फेमस हस्ती हो क्या। हैनिस कहती तुम्हारे पीछे। फिक्सी काफी ज्यादा गुस्से में होता है, कहता तुम नीच कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। एमसी कहता तुम तो बड़े जिद्दी हो है ना। फिक्सी का पंच एमसी के काफी पास पहुंच जाता है, वो भी अपने पंच को झटकते हुए कहता है मुझे मत बताओ इसका क्या मतलब है। पंच मारने के लिए तैयार होता है, कहता है उससे भी बेकार फूली हुई मांसपेशियां क्या है। उसके पेट में एक जबरदस्त पंच जड़ देता है और कहता है क्या तुम स्ट्रॉन्ग देखने वाले लोग अपनी इटरनल एनर्जी का ट्रेनिंग भी नहीं करते। उस पर जबरदस्त की ब्लास्ट करता है। रीना मन में कहती क्या उसने उसे एक ही हाथ से उड़ा दिया। रीना कहती तुम यहाँ क्या, तुम्हें सच में नहीं पता कि मैं कौन हूँ। रीना मन में कहती ये कौन है, क्या ये धरती पे फेमस है या कुछ और। हालांकि मुझे ध्यान है कि इतनी ज्यादा पावर के साथ किसी का ना ध्यान जाना तो मुश्किल होगा। और कहती है माफ करना, मैं अपनी ज्यादातर समय दूसरे प्लेनेट पे बिताती हूँ, मुझे धरती के मौजूदा हालात के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। एमसी कहता है दूसरे प्लेनेट धरती, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। रीना कहती है बिल्कुल वैसा ही जैसा लगता है मेरे काम को, जैसे मैं धरती पे बहुत ही कम समय रहती हूँ। मार्क कहता है रीना ये सब क्या हो रहा है। रीना कहती है मार्क अब तुम्हारी बारी है। एमसी कहता है ये सारे कमजोर लोग आखिर कहाँ से निकल आते हैं। मार्क कहता है कमजोर लोग ये कौन है। रीना कहती है मुझे लगता है मैं अकेली नहीं हूँ जिसे कुछ नहीं पता। मार्क कहता है क्या ये कोई फेमस है। रीना कहती है शायद, मुझे नहीं पता। मार्क कहता है तुम क्या कहना चाहते हो। रीना कहती है ठीक है देखो, मेरी जान बचाने के लिए मैं तुम्हारी आभारी हूँ, अगर आप अपनी पहचान नहीं बताते तो मुझे माफ करना, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। एमसी कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की। ठीक है मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ, मैं जिनवोल माँ हूँ, मैं डीमन, वही जिसने 4 ग्रेट सेक्ट को डिस्ट्रॉय किया। अपने आप से कहता लगता है मैंने उन्हें चौंका दिया। मार्क मन में कहता क्या वो सच में ऐसा है, एक बच्चा भी इससे बेहतर नाम और कहानी सोच सकता था। रीना मुझे लगता है कि इसका थोड़ा दिमाग खराब है, लेकिन मीना खुशी से कहती है जिनवोल द मैड डीमन, बाकी मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन इस नाम में सच में एक अनोखी बात है, शायद ये वही शख्स हो। फिर अपने पंच को जमीन पर मारता हम देखते हैं उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है। कहता है ये कीड़े मकोड़े, ये यकीन नहीं हो रहा कि मैंने उन्हें ऐसा करने दिया। मार्क कहता है यहाँ पे एक फिक्सी क्या कर रहा है, क्या ये पहले किसी घटना की वजह से है। फिक्सी काफी ज्यादा भड़कने लगता है और कहता है डैम इट, काश मैंने ये अलायंस ना की होती। मार्क कहता है रीना वो चीज पटने वाली है। रीना कहती है जिनवोल, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस हालात में भी उसे हरा सकते हो। मार्क कहता है ये क्या बकवास हो रहा, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। जिनवोल कहता है इस हालात में तुम्हारा मतलब है कि वो अभी अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ रहा था। रीना कहते बिल्कुल, वो अपनी अभी आधी पावर का भी यूज नहीं कर रहा था। जिनवोल कहता चलो देखते हैं अब इसके हालात में कोई सुधार हुआ है या नहीं। रीना कहती रुको, मैंने अभी तक उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं दी है। मार्क कहता रीना तुम ये क्या कर रहे हो, अच्छी तरह से जानते हो कि फिक्सी के गुस्सा फूटने पे क्या होता है। रीना कहती मुझे पता है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये हमारा मौका हो सकता है। मार्क कहता क्या हमारा मौका, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि हमें यहाँ से निकलना होगा। रीना कहती नहीं मैं यही रोकूंगी, मैं इसे मिस नहीं कर सकती। मार्क वहाँ से जाते कहते तुम सब पागल हो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। रीना मन में कहती मार्क शायद सही हो सकता है, मैं ही गलत सोच रही हूँ, लेकिन मैंने उसे अपनी आंखों से देखा, जिस तरह से उसने उस जायंट मॉन्स्टर को हरा दिया जैसे वो किसी मक्खी को भगा रहा हो। ये हम धरती के इंसानों के एबिलिटी का सबूत है, एक लेवल 1 सिविलाइजेशन की एबिलिटी का। खैर फिक्सी पर रजिस्ट्रेशन लगाने से मदद तो मिली, लेकिन उस तरह की पावर के साथ उसके पास जीतने के मौका है। फिक्सी अपने रजिस्ट्रेशन बेल्ट को निकालते हुए कहता नियम को कौन परवाह करता है, मैं तुम दोनों को कुचल दूंगा। रीना मन में कहते नहीं, बिना किसी रजिस्ट्रेशन के फिक्सी कॉस्मो फोर्स का यूज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से सारे एलिमेंट को कंट्रोल करने की एबिलिटी। हम देखते फिक्सी की बॉडी से जबरदस्त ठंडा निकल रहे होते हैं। एमसी कहता जरा इसे तो देखो। साथ ही अपने टेलीकिनेसिस से बाकी मेटल को कंट्रोल करते हुए एमसी पे अटैक कर देता और कहता है मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हमारी सिविलाइजेशन के बीच कितना बड़ा अंतर है। उस दिन वॉल को मेटल के टुकड़े से कैद कर लेता है, जिसमें जुन वॉल को हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है और फिर भी वो कहता है ये तो कितना मजेदार है। उसके पकड़ से आजाद हो जाता है, जिससे वो भी हैरान इसके था नामुमकिन उसने ये कैसे किया। जिन वॉल आके जमीन पे लैंड करता है, तो कहता है गंजे मैं तुम्हारी वो एबिलिटी छीन लूंगा। इसे अभी भी कैसा मेटल को कंट्रोल कर चुका होता है। मन में उसने मेरे मैग्नेटिक फील्ड को भी तोड़ दिया। क्या ये कीड़ा मुझसे सच में ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, भले मुझ में कोई रजिस्ट्रेक्शन ना हो। नहीं ये तो सरासर बेवकूफी है। चीखते हुए कहता ऐसा होना बिल्कुल भी नामुमकिन है, और एक पत्थर के स्टोन से जिनवोल पे अटैक कर देता है, जिससे जिनवोल उसके अंदर कुचला जाता है। और फिक्सी कहता है बिल्कुल सही, मुझसे पंगा लेने का यही नतीजा होता है। हंसने लगता है, तभी जिनवोल उसके कंधे पे आके बैठ जाता है। कहता मैं तुम्हारी ये सारी बकवास सुन के थक गया हूँ। एमसी ऊपर की ओर जाता है। फिक्सी कहता तुम ये किस तरह की घटिया चालें चल रही हो, डैम इट। काफी सारे मेटल को टुकड़े को वो कंट्रोल कर रहा होता है, तभी जिनवोल उसके एबिलिटी को कॉपी कर लेता है और कहता क्या इसे ऐसे किया जाता है। फिक्सी कहता ये नहीं हो सकता, और हम वहाँ पे जबरदस्त धमाके को देखते हैं। कहते मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। फिक्सी चीखते हुए कहता तुम गंदे चूहे, तुम हमारे कॉस्मो फोर्स के यूज कैसे कर सकते हो। जिनवोल कहता है मैं समझ गया, तो इसे कॉस्मो फोर्स कहा जाता है। ये तो सच में शानदार है। अब मुझे लगता है कि अब मेरी बारी के मैं तुम्हें अपना एक स्किल दिखाऊं। लेकिन फिक्सी और भी भड़क जाता है और कहता तुम्हारी हमारी नकल करने की हिम्मत कैसे हुई, अपनी औकात जानो कीड़े मकोड़े। जिनवोल कहता है ये नकल नहीं है। आगे जमीन के टुकड़े टुकड़े होने लगता है। फिक्सी कहता है मैं तुमसे तुम्हारी जान लेकर इसकी कीमत चुकाऊंगा। लेकिन पलक झपकते उस पर जबरदस्त
अचानक से अटैक हो जाता है। तो एमसी का कोलोसो पाम ऑफ द रेजिंग टाइगर होता है और कहता है मैंने इससे तुम्हें चुरा लिया। रीना मन में कहती है वो तो सच में जीत गया। एक लेवल 3 सिविलाइजेशन का ऐसा जीव जो कॉस्मो फोर्स का यूज कर सकता है, द मैड डीमन। जुनवोल आगे बढ़कर कहता है ये तो सच में दिलचस्प मार्शल आर्ट टेक्निक है, मुझे अजीब तरह की रोमांच महसूस हो रहा है। तुम मुझे ऐसी जगह ले चलो जहाँ इन जैसे और भी गंजे लोग मिल सके। रीना उसके हाथ पकड़ते हुए कहती है मुझे पता है इसलिए तुम यहाँ पे हो। तुम इस प्लेनेट पे घुसपैठ करने के लिए इतनी दूर तक क्यों गए? ये तो अपनी ताकत को साबित करने के लिए है ना। मन में कहती स्मगल काफी खुशी से कहती इसे मुझ पे छोड़ दो, मैं तुम्हें ऐसी जगह पे ले जाऊंगी जहाँ और भी पावरफुल दुश्मन है। जिनवोल माँ मैड डीमन, क्या तुम जीएसपी टूर्नामेंट में पृथ्वी की तरफ से लड़ोगे? जब मार्क वहाँ पे आता है तो वो जगह तहस नहस हो चुका होता है। मन में कहता क्या मैं सही देख रहा हूँ? हालांकि मुझे इस पर मुश्किल से यकीन हो रहा है। हालात को देखते उस सन की नहीं इसे किया होगा। एक आते हुए कहते किसी तरह के हालात बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने सुना था। ये प्लेनेट जीएसपी का इन्फोर्सर वर्टेस होता है जो कहता है क्या तुमने ये नहीं कहा था कि एक पागल फिक्सी की वजह से हमारे साथी इंसान खतरे में है? मार्क मन में कहता ये तो बहुत ही बुरा है, अगर ऐसा हो तो मुझे इसे अपने साथ में नहीं लाना चाहिए था। वर्टेस कहता देखने से तो ऐसा लगता है कि इसमें किसी थर्ड पार्टी का हाथ था। एक लेवल 3 सिविलाइजेशन के फिक्सी के हार जाने से मतलब सिर्फ यही हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी किसी हाई सभ्यता से है या कम से कम बैटल में माहिर है। मार्क मन में कहता है बिल्कुल सही, वर्टेस तो ये सोच भी नहीं सकता कि ये काम धरती के किसी इंसान ने किया है। इससे मुझे रीना से संपर्क करने के लिए थोड़ा समय मिल जाएगा। वर्टेस कहता पृथ्वीवासी तुम किसी बात को लेकर बहुत ही चिंते में लग रही हो। मार्क कहता नहीं माफ कीजिए मैं नहीं था। वर्टेस कहता मुझे पूरा यकीन है अभी अभी किसी बात ने तुम्हें परेशान किया था, तुम मुझसे छिपा नहीं सकते। मार्क हंसते हुए कहता तुमसे तो कुछ भी नहीं छिपता है ना, मुझे बस अपनी साथी की चिंता थी, मुझे उम्मीद है कि वो सब ठीक होंगे। वर्टेस कहता बिल्कुल नहीं। वर्टेस कहता बिल्कुल भी नहीं, हालात को देखकर ये लगता है कि क्रिमिनल बेरहम है। मार्क कहता अच्छा ऐसा है। वर्टेस कहता लेकिन चिंता मत करो, प्लेनेट जीएसपी की सबसे अच्छा जांच करता अभी इसी समय घटना स्थल की पूरी हालात को दोबारा समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमें जल्दी ही पता चल जाएगा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार था। मार्क मन में कहता क्या वो मेमोरी इंस्पेक्टर है? मैंने इनके बारे में सिर्फ सुना है, लेकिन कहा जाता है कि ये अतीत की घटना को दोबारा दिखा सकता है। यहाँ तो सिर्फ कुछ समय बीता है इससे पहले कि वो। वर्टेस कहता है पृथ्वीवासी इतना निराश होने की जरूरत नहीं है। अपने पावर को अप करता जिससे वहाँ से जबरदस्त एनर्जी बीम निकलने लगते हैं। जो कहता मैं वर्टेस न्याय का रक्षक, मैं तुम्हारे साथियों को बदला लूंगा, और वो वहाँ से चला जाता है। मार्क कह रहा होता रीना मुझे लगता है कि इस बार हमारा खेल सच में खत्म हो गया। हम 30 मिनट पहले का देखते हैं। जिन्हों उसे अपने बारे में सब कुछ बता देता और कहता है और इस तरह मैं जागा तो मैं खुद को यहाँ पे पाया। रीना मन में कहती है मार्शल आर्ट रियल्म एक सील, ये तो बिल्कुल ही नॉवल जैसा लगता है। मतलब वो कह रहा है कि उसे अचानक यूनिवर्सल लेवल, मतलब वो कह रहा है कि उसे अचानक से यूनिवर्सल लैंग्वेज पूरी तरह से समझ में आने लगी है। क्या पिक्सी के पावर को एब्जॉर्ब करने से? मैं कभी ऐसे कॉस्मो फोर्स के बारे में नहीं सुना जो दूसरे के एबिलिटी को एब्जॉर्ब कर लेती हो, लेकिन इसे समझने का कोई और तरीका नहीं है। तो फिर इंसानियत ने ऐसी एबिलिटी कैसे खो दी? ये किसी लॉस्ट टेक्नोलॉजी की तरह है। और वो आगे के बढ़ता जिससे रीना ध्यान उस पे जाता है। रुको रुको तुम अकेले कहाँ जा रहे हो? जिन्हों कहता मुझे एहसास हो गया कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। रीना रुको रुको मैंने कहा था कि मैं तुम्हें किसी पावरफुल दुश्मन के सामने ले जाऊंगी। जिनवोल कहता मैं उन्हें खुद ही ढूंढ लूंगा। रीना आते हुए कहती मैंने कहा रुको, ये वो दुनिया नहीं है जिसे तुम पहले जानते थे। जिनवोल कहता है बिल्कुल दरवाजे के बारे में बाकी बातें सही है, ये तो सच में बहुत ही बढ़िया है, अब मेरा पीछा करना बंद करो। उसका ध्यान बाकी सारे एलियन पे जाता है। कहता वो क्या है? रीना हाफते उसके पास पहुंच जाती है। कहती मैंने तुमसे कहा था अतीत के इंसान 26 सेंचुरी में तुम्हारा स्वागत है। धरती के कैलेंडर के हिसाब से अभी सिर्फ 2600 साल चल रहा है और हम इसे एज ऑफ गैलेक्टिक एक्सचेंज कहते हैं। जिनवोल कहता है एज ऑफ गैलेक्टिक एक्सचेंज। रीना कहती जैसा कि तुम खुद देख सकते हो ये उस एज को दर्शाता है जब धरती के बाहर के सिविलाइजेशन के साथ बातचीत शुरू कर दी। जिनवोल कहता है इन अजीब जीवों के साथ बातचीत करने में ऐसा क्या खास है कि तुमने इनके लिए बाकायदा नाम तक रख दिया? रीना कहती है अजीब जीव है ना, अगर मैं तुमसे कहूँ कि हमारे उनकी सिविलाइजेशन के बीच विकास के लेवल के हिसाब से रैंक करो तो तुम्हारे हिसाब से इंसानियत किस जगह पर होगी? जिनवोल कहता मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कितने हैं। रीना कहती इस गैलेक्सी में 20,000 सिविलाइजेशन है और इंसान की सिविलाइजेशन को सबसे कम विकसित और सबसे कमजोर माना जाता है। मार्क कहते क्या तुम उस गंजे को भी शामिल कर रहे हो जिसे मैंने गिराया था? क्या तुम सब बेवकूफ हो? रीना चिढ़ते हुए कहते तुम्हारी बात सही है, लेकिन क्या तुम थोड़े नरमी लहजे में बोल सकते हो? रीना कहते गैलेक्सी फैक्शन में लेवल 5 सिविलाइजेशन के हिसाब से चलती है जो सिविलाइजेशन के बीच पावर और रैंक को तय करती है। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया इंसान सबसे नीचे लेवल यानी कि लेवल 1 पर है और बेशक लेवल 1 के जिप में भी हमारी हालात सबसे नीचे है। जिनवोल कहता तुम कितने छोटे सोच वाले हो, इस बेकार रैंकिंग सिस्टम को इतना महत्व दे रहे हो। रीना कहती है बेकार तुम यही कह रहे हो। जिनवोल कहता अगर मैं होता तो मैं फालतू की बातों पे समय बर्बाद करने के बजाय ट्रेनिंग पे ध्यान देता। रीना कहती इस हालात में जिनवोल माँ मैं तुम्हें फिर से एक बार सही रूप से ऑफर देना चाहता हूँ। जिनवोल कहता ऑफर? ये अचानक से किस बारे में हो रहा है? आखिरकार तुम बस इतना चाहते हो तुम्हें स्ट्रॉन्ग और पावरफुल दुश्मन से लड़ने का मौका मिले है ना? जिनवोल कहता खैर इसे कहने का एक तरीका ये भी है। रीना कहती हर 100 साल में एक बार इस प्लेनेट पे जीएसपी टूर्नामेंट की जाती है और प्लेयर
उन सभी चीजों में से बिल्कुल अलग लेवल के हैं, तो तुमने शायद पहले कभी देखी होगी। इसलिए अगर तुम पृथ्वी के प्रतिनिधित्व करते हुए टूर्नामेंट में भाग लेते हो, तुम्हें जितना चाहिए उतना लड़ने का मौका मिल सकता है। जिनवोल उसके हाथ को झटक झटक कहता है, तो तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए लड़ूं। रीना कहती है सच है, लेकिन तुम सबसे पावरफुल क्रिएचर से भी लड़ सकोगे। जिनवोल कहता है चुप रहो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपने झगड़े में घसीटने की हिम्मत करने की? क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ कुछ सब बोलने से मैं तुम जैसे बेवकूफों के बराबर हो गया हूँ? रीना कहती है अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे माफ करना, तो फिर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक एहसान के तौर पर। अगर हम इस टूर्नामेंट में अच्छा करते हैं तो इंसानियत के सभ्यता अगले लेवल तक पहुंचने में कैपेबल होगी। जिनवोल कहता तो ये बस इसी बारे में था, वैसे भी दिखावे के लिए उन नंबरों का इतना महत्व क्यों है? रीना भड़कते हुए कहती है ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है। जिनवोल कहता है बिल्कुल, क्या सिर्फ इसलिए कि किसी का रैंक बढ़ गया? क्या तुम्हें लगता है कि इससे दूसरे जैसे नीच लोगों के व्यवहार में कोई बदलाव आएगा? रीना कहती है अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा? टूर्नामेंट में अच्छा करना ही रैंक में ऊपर चढ़ने का एक तरीका है। किसी सिविलाइजेशन के पास जितनी ज्यादा कॉस्मो एनर्जी होती है, उसी के आधार पर उसका लेवल तय किया जाता है। इस गैलेक्सी की सबसे शानदार और सबसे पावरफुल एबिलिटी सामने आती है, वो उसी लाजवाब एनर्जी सोर्स से यूज होती है। जिनवोल कहता है अब बात समझ में आ गई, तो तुम उस मिस्टीरियस पावर या जो भी हो उसका यूज करना चाहते हो, लेकिन ये तभी होगा जब तुम अपने रैंक को बढ़ाओगे। और क्योंकि लगता है कि तुम लोग टूर्नामेंट में टिक नहीं पाओगे, तुम चाहते हो कि मैं उन मोड से लड़ूं ताकि तुम जीत सको। रीना कहते तुम लगभग सही हो, लेकिन हाई लेवल के सिविलाइजेशन बनने के लिए सिर्फ किसी शानदार सुपर पावर का यूज करने की सीखने की बात नहीं है, ये नॉलेज को हासिल करने के बारे में है। ऐसा नॉलेज जिसे हम 1 अरब साल में भी हासिल नहीं कर सकते। जिनवोल कहते हैं अरबों सालों में भी नहीं। रीना कहती है इंसान को हमेशा अपने नॉलेज पे गर्व रहा है, हम ऐसे इंसान की सदियों की मेहनत और कोशिश का फल मानते थे, लेकिन जैसे हम गैलेक्टिक एक्सचेंज के युग में पहुंचे, हमें सच्चाई का पता चला। जिस नॉलेज को हमने अपने मेहनत और एक्सपीरियंस से हासिल किया हुआ समझा था, वो गैलेक्सी के किनारे मौजूद बड़े से दिमाग के द्वारा भेजी जा रही इनफिनिटी जानकारी का धारा का बस एक छोटे से हिस्सा था। तो कुछ ऐसा भी है जो उस बड़े से दिमाग के नॉलेज को कंट्रोल करता है। वो सेपियंस, यूनिवर्स के एकमात्र लेवल 5 की सभ्यता और इस विकासित टूर्नामेंट के पीछे का असली दिमाग। सिविलाइजेशन के बीच नॉलेज का ये असामान बंटवारा, ये सब उनकी ही करतूत है। जिनवोल कहता है तुम्हारा हो गया, ये बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने पहले कहा था। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी तरफ से लड़ूं ताकि तुम्हें वो मिल सके जो तुम चाहते हो। रीना कहती है सच है, लेकिन मेरी बात सुनो, तुम पूरे इंसानियत की मदद कर रहे होगे। जिनवोल वहाँ से जाते हुए कहता अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इन आदर्श पे खड़ा उतरने वाले किसी शख्स को ढूंढता, बजाय इसके कि तुम ये सब समझाने में अपना समय बर्बाद करते। हालांकि दूसरों के लिए अपनी जान जोखिम में डालने जितना बेवकूफ शख्स ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। तब उसका हाथ वोल्टेज के पास पहुंच जाता है, जिसे जिनवोल उसे देखता है। वोल्टेज एक ही बार में जिनवोल का आधा बॉडी डिस्ट्रॉय करके रख देता है और कहता है जस्टिस मिल गया। सच कहूँ तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इसके पीछे कोई लो लेवल का जीव हो सकता है। वो आगे बढ़ते हुए रीना के पास पहुंचता है, जिससे रीना उसे ही देखती है और वो कहता है एक फैक्सी की मौत में शामिल होने के लिए तुम्हें भी न्याय का सामना करना पड़ेगा। और उस पर भी अटैक करने लगता है। तभी एमसी कहता है बहुत ही दर्द हो रहा है लंबे टांगे वालों। जिसे वोल्टेज अपने पीछे को और देखता है तो जिनवोल का बॉडी दोबारा रिग्रो होने लगता है। रीना काफी हैरानी से कहता है वो अभी भी जिंदा है। जिनवोल का आधा से ज्यादा बॉडी रिग्रो हो चुका था और कहता है बेवकूफ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये घटिया हरकत करने के बाद यूं ही निकल जाओगे? वोल्टेज को भी इसे कुछ समझ में नहीं आता। जिनवोल कहता है तुम यहीं रुको, क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करूंगा।